હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ બેક ટુ ગોપાલ સ્ટડી સર્કલ. સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આ વિડીયોમાં સ્ટડી કરીશું ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જેમાં પાઠ નંબર 15 જેનું નામ છે દારજીઓ. શું છે? દારજીઓ. એના લેખકનું નામ છે શેખર જોશી. યાની શેખર જોશી આ પાઠ લખ્યો હતો. ચલો આપણે પ્રસ્તાવના જોઈ લઈએ. તો શેખર જોશીનો જન્મ 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा यानी उत्तरांचल के औरिया गांव नामक स्थान पर हुआ. એમનો જન્મ ક્યારે થયો? 10મી સપ્ટેમ્બર 1932ના રોજ થયો હતો. आपने केकरी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की. એટલે કે એમને સ્કૂલની શિક્ષા ક્યાં પ્રાપ્ત કરી? केकरी. कहाँ प्राप्त की? केकरी में. केकरी एवं अजमेर में उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त की. लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद वह स्वतंत्र लेखन कर सके. 30 वर्षों तक उन्होंने क्या किया? इलाहाबाद में काम किया. ठीक है, सैनिक के औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहे थे. उसके पश्चात आपकी चर्चित कहानी संग्रह भी है उनके, जिसमें कोशिका घटवार है, 60 के लोग, दारजियो, हलवाहा एवं नौलंगी बीमार है. ठीक है, उनका क्या है? काव्य संग्रह. आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी प्रदान किया गया. नई कहानी आंदोलन की चर्चित कथाकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित. दारजियो कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया था. ठीक है, अभी ये जो कहानी है दारजियो, वो किसके ऊपर है और इस कहानी में हमें क्या सीखने को और समझने को मिलेगा वह हम समझेंगे एक छोटे से पैराग्राफ के द्वारा. दारजियो कहानी एक बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है. श्रमिक है पर क्या है? बाल, मतलब छोटा सा एक श्रमिक है. ठीक है, उसके ऊपर लिखी गई यह कहानी. मदन एक पहाड़ी बालक है. यह कहानी का नायक का नाम क्या है? मदन, जो पहाड़ी बालक यानी पहाड़ी विस्तारों में रहता है, जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करने लगता है. बूढ़ेपन में जिसे वह अपना दारजियो अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है. दारजियो का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई. बूढ़ेपन में आकर किसी इंसान को वह दारजियो यानी अपना बड़ा भाई समझने लगता है. वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हमें प्रस्तुत किया गया है, समझाया गया है. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम कहानी समझाना मैं आपको शुरू करूँगा. चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा सा कैफ़े है, यानी चौक से हम जब निकलते हैं तो पास में ही एक बड़ा सा साइन बोर्ड वाला छोटा एक कैफ़े है. वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था. किसने देखा था? जगदीश बाबू. यह नाम आपको याद रखना है, जगदीश बाबू. और वो लड़के का नाम क्या है? मदन. गोला चिट्टा रंग, नीली सफ़ेद आँखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता. कमल के पट्टी पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फूलती थी. आँखों की चंचलता लेकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद यही उम्र उसकी रही होगी. यानी इस पैराग्राफ में हमें उस बच्चे का वर्णन बताया गया है कि वो कैसे दिखता है, उसकी आंखें कैसी, उसके गाल कैसे, उसका स्वभाव, उसकी हाइट, और उससे अंदाज लगाया जाता है कि उसकी उम्र कितनी होगी. अरे जरी सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था. अरे जरी सिगरेट यानी कुछ आधी और जली हुई सिगरेट, यानी आधी जली हुई सिगरेट का एक लंबा कस किया था. और जगदीश बाबू लंबा कस लेकर जब अंदर प्रवेश है, कहा कैफ़े के अंदर,
तब वह जो लड़का था वो मेज पर से क्या प्लेटें उठा रहा था और जब वे पासी के कोने से टेबल पर बैठे तो वह सामने आ गया था। जगदीश बाबू कहाँ बैठे? पास के कोने वाले टेबल में बैठे तो वह लड़का उनके सामने आ गया, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह लड़का उस तरह से उनके सामने आया कि मानो यह लड़का काफ़ी वक्त से क्या कर रहा हो, उनका इंतज़ार कर रहा हो, किसी ना किसी एक शख्स का इंतज़ार कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। वह कुछ बोला नहीं। उस टाइम पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा, वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में से जिसे सारा मीनू समाहित था। मीनू यानी मतलब वह चीज़, मीनू यानी मेनू जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है, जिसमें वह सारी चीज़ लिखी हुई होती है, ठीक है, जो रेस्टोरेंट में क्या खाने को या पीने को मिलने वाला है, यानी क्या कौन कौन से आइटम से वो सब कुछ रखा हुआ होता है मेनू में। उसकी स्मृति में ही मेनू समावेश था। सिंगल चाय का एक ऑर्डर पाकर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक झपट के ही चाय हाजिर थी। मैंने ऑर्डर दिया एक सिंगल चाय। जैसे मैंने ऑर्डर दिया वो तुरंत ही चाय लेने के गया और दूसरे पलक झपकते वो चाय लेके आ भी गया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसत्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। मतलब इंसान अकेला होता है पर आसपास के लोग ऐसे अगर उसको मिल जाते हैं, एक दो या कई लोग, जिसको कभी भी एकाकी यानी अकेला फील नहीं करने देते। लगता है एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनवर्मय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन है, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है, बिछो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में होती है। यानी इंसान का चरित्र काफ़ी विचित्र होता है। जब इंसान के पास कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता यानी मतलब जब इंसान के पास ढेरों लोग उसके आसपास, उसके सगे संबंधी से सारे बहुत सारे लोग इंसान के आसपास जुड़े होते हैं, उसके आसपास रहते हैं, फिर भी इंसान के अंतर मन में वो अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि वह अपने मन की बात किसी को साथ कैसे शेयर कर सके, जिसको जो अपना समझे उसके साथ ही। पर वह हजारों सगे संबंधियों में भी उनके अपने जैसा कोई व्यवहार करने वाला भी नहीं था। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, यहाँ पे अकेले रहते हैं। चौक की चहल पहल, कैफे से शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े और होटल। चाय साहब यानी दूर देश से आए थे, यानी दूर राज्य से आए थे यहाँ पे कुछ काम के लिए, और अकेले थे, अकेले रहते थे। खाना पीने से लेकर सारी चीज़ें वो अकेले करते थे। एक काफ़े में आते थे, कैफ़े में आते थे, बैठते थे। उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो उन ख्यालों में चले जाते थे। वो अपने गांव के बच्चे जो स्कूल से छूट के आते थे, घर जाते थे, अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, वो सारी मेमोरीज याद आने लगती है। और उतने में आवाज़ सुनाई देती है, चाय साहब।
जगदीश बाबू ने राजधानी में सिगारेट जारी होने लगा। इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर ही लिया। वो सब कुछ उनके ख्यालों में सोचे हुए पड़े हुए थे, तभी आवाज़ आई, चाय साहब, मतलब साहब चाय ले लो। आवाज़ सुनकर उनको ऐसा लगने लगा कि कुछ अपनेपन जैसा लगने लगा था। और उनकी शंका का समाधान कब हुआ? जब उन्होंने लड़के का नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़के ने बोला, मदन। तो अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। कहाँ का हो? पहाड़ का। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, शिमला है, अल्मोड़ा है। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? यानी जगदीश बाबू ने कहा कि ढेर सारे पहाड़ है, आबू है, शिमला है, मसूरी है, अल्मोड़ा है। तुम्हारा गांव इनमें से किस पहाड़ में आया हुआ है? इस बार उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अब उसको पहाड़ और गांव के बीच का भेद समझ में आ गया और उसने मुस्कुरा के कहने लगा, अल्मोड़ा किसे हूँ मैं? कहाँ से हो? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? अल्मोड़ा पहाड़ है, पर उसमें गांव कौन सा है तुम्हारा? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने यह प्रश्न पूछ लिया। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। काफ़ी संकोच यानी कन्फ्यूजन कर दिया। शायद अपने गांव को निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था, या इस कारण टालता हुआ था कि बोला कि वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। गांव कितना दूर है? अल्मोड़ा से 15-20 मील। फिर भी नाम तो कुछ होगा ना तुम्हारे गांव का, नाम तो बताओ। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोटिया लगो। वह सकुचता हुआ सा बोला, क्या? डोटिया लगो? क्या? डोटिया लगो। जगदीश बाबू के चेहरे पर फूटी हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रशंसा के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। यानी जगदीश बाबू के फेस पे अभी तक मुस्कुराहट नहीं थी, क्योंकि वह अकेलेपन अपने आप को समझ रहे थे, अकेला महसूस कर रहे थे। पर जब जैसे उन्होंने उस लड़के के गांव का नाम सुना तो वो खुश हो गए। उनके फेस पे हुई जो मायूसी थी वो गुप्त हो गई, लुप्त हो गई। और जो कहना चले कि जब मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा गांव तुम्हारे गांव के काफ़ी नज़दीक है तो तुम्हारे हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी ना निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत का ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, माँ, बाबा, दीदी, बूढ़ी, छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई। यह बोलते बोलते वह अटक जाया। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जापन पड़ी। एल्जा की नहीं, बाबा की नहीं, दीदी की नहीं, बूढ़ी की नहीं, दाजू की, हाँ दाजू। जैसे उसने अपने गांव का नाम सुना और जगदीश बाबू के अपने गांव के निकट गांव के होने का मालूम पड़ा, तब उसको अपना यतीत यानी उसका भूतकाल याद आने लगा। किसको? मदन को। वो पूरे उनके ख्यालों में खो गया। उसको अपनी बाबा याद आने लगा, नहीं, बड़ी बहन, छोटी बहन ना, अपना मित्र नहीं, अपनी अम्मा नहीं, दाजू, बड़ा भाई, हाँ। उसको जगदीश बाबू के रूप में उसको बड़ा भाई याद आने लगा। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू, जय हिंद। 2-4 दिन रहे साथ में, मतलब कैफ़े में आते गए जगदीश बाबू और मदन उनको काफ़ी अच्छे से उनके साथ व्यवहार करने लगा। और 2-4 दिनों में ही उन दोनों के बीच में काफ़ी गहरी मित्रता हो गई।
अब तो जब भी जगदीश बाबू कैफ़े में जाते, आवाज़ लगाते, तो सामने से आवाज़ आता, दाजू जय हिंद, दाजू आज तो बहुत ठंड है, दाजू क्या यह भी हिम पड़ेगा, दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती है और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता है। आधा देखकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता है, दाजू कोई चीज़? यानी राजू यानी जगदीश बाबू को बोलने का मौका ही नहीं देता। वो एक साथ में बहुत सारे वर्ड बोल रहे थे। राजू कैसे हो, मज़े में हो? राजू क्या है, हमारे पहाड़ी विस्तारों के जैसे यहाँ पे भी ठंडी होगी, यहाँ पे भी मतलब हिम बारिश होगी, ऐसा बोलने लगता है। और दूसरे टेबल से आवाज़ आती है तो तुरंत वहाँ टेबल पे ऑर्डर लेने के लिए पहुँच जाता और जाते जाते पूछता, राजू आज कुछ लोगे क्या? जगदीश बाबू ने बोला, पानी लाओ। राजू लाया पानी। सब लोग को उतनी आतुरता और लगन से ढूंढा था जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है उस तरह से। हर एक वर्ष में राजू रिस्पेक्ट सम्मान से वह अपने राजू को बड़े भाई कहकर बुलाता था। हर एक वर्ष बोलता था तब राजू तो ऐड कर ही देता था। मदन इधर आओ। आया राजू। राजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू की मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठी। अपनत्व की पहली तोड़ी अहंकार की तेज धार के आगे न टिक सके। अब अहंकार आ चुका था। किसको? जगदीश बाबू को। और अहंकार के आगे वो टिक न सकी। मदन इधर आओ। राजू आया। राजू चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन यह राजू राजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? ऐसा किसने बोला? जगदीश बाबू ने। जगदीश बाबू ने चिल्ला के नहीं बल्कि शांत स्वर से मदन को अपने पास बुलाया। ये क्या चिल्ला के लगते हो तुम दिन रात? दाजू दाजू दाजू, बड़े भैया बड़े भैया बड़े भैया। किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? प्रेस्टीज यानी इज्जत का, पर्सनालिटी का, सम्मान का ख्याल है कि नहीं? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण टमटमा गया था, लाल हो गया था। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सके या ना समझे उसको तो पता ही नहीं, पर यही भी उन्हें ध्यान नहीं रहा कि मदन बिना समझा ही सब कुछ समझ गया था। मैं अंग्रेजी में कुछ भी वर्ड्स बोलूँ आपको, अंग्रेजी के वर्ड्स जो मैंने बोले आपको समझ में नहीं आए, पर मेरे चेहरे के हाव भाव से और मेरे गुस्से से आपको इतना तो समझ में आ ही गया कि सर हमें डांट रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा ना? यस या नो? यस। कितना बुरा लगेगा आपको? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा निसंदेह। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैं आपके साथ हर रोज अच्छा व्यवहार करता हूँ और एक दिन मैं आपके साथ बात नहीं करता हूँ, आपको चिल्लाता हूँ, आपको डांटता पिटता देता हूँ। मेरा सडनली अचानक मेरे इस तरह के व्यवहार से आपको गहरी चोट लगती है और लगनी ही चाहिए। मैंने जैसे सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर्दी टोकरी में सिस गया, पल पल रोता रहा। गल गाँव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति जो आत्मनियता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। और इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे इल्जा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो। और उस दिन मदन ने क्या किया? कैफ़े में जो छुट्टी ले ली, बहाना बना कि मेरा सर दर्द कर रहा है, और अपने घर जाके पूरी रात वो रोता रहा। राजू को प्रदेश में यानी दूसरे राज्य में ऐसा फिर हुआ पहली बार कि किसी ने बहुत सारा स्नेह दिया, आदर से लिया, सत्कार दिया, प्यार दिया, और ऐसा लगने लगा कि किसी ने इल्जा की गोली से उसको बलपूर्वक खींच के उतार लिया हो, या बाबा की बाहों से खींच के उतार लिया हो, या दीदी की आंचल से उसको खींच के बलपूर्वक उतार लिया हो। आप एक कुर्सी पे बैठे हो,
और सडनली कोई आता है और आपको कुर्सी से उठक कर कुछ दूर फेंक दे, नीचा डाल दे, कैसा अपमानित हो गया, हो गए कि नहीं हो गए? ऐसा अपमान राजू को फिर होने लगा था। रो लेने पर अंतर की घुमंती वेदना की आंखों की लाह बाहर निकाल कर लेने पर मनुष्य को जो भी निश्चय करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण हो जाता है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। वापस वो कैफ़े ज्वाइन कर लिया। छुट्टियाँ ली थी 1-2 के लिए। दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफ़े में जगदीश बाबू की मुलाकात हुई। किससे? हेमंत से, उनका बचपन का जो मित्र था। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। जगदीश बाबू ने इशारा करके मदन को बुलाया, पर मदन का व्यवहार अब ऐसा हो चुका था कि जगदीश बाबू को लगने लगा कि वह दूर जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया, पहली बार बुलाया तो आया ही नहीं। हर रोज तो जगदीश बाबू आते थे कैफे में तो मदन सामने से बुलाता, दालचू कैसे हो, दालचू जय हिंद, आपके लिए क्या लाओ, ठंडी बहुत ज़्यादा थी क्या, ऐसा सामने से बोलता था। पर आज ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बोला था उससे। आज उसके मुंह पर मुस्कान न थी, ना तो वही था कि ना क्या लाओ दालचू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को कहना पड़ा कि 2 चाय लेके आओ, 2 आमलेट, परंतु तब भी दालचू कहने की अपेक्षा राया साहब कहकर वह चल दिया। उसने आज इस बार दालचू वर्ष नहीं बोला कि हाँ, हर रोज बोलता थी हाँ लाया दालचू। आज उसने क्या बोला? राया साहब। क्या? राया साहब। मानो दोनों अपरिचित हो। क्या हो? अपरिचित हो दोनों। इस तरह से वह बोलने लगा। शायद पहाड़िया है। हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। क्या लगाया? अनुमान। उसका जो सहपाठी था मित्र, उसने अनुमान लगा के पूछा कि ये क्या होगा? पहाड़िया लड़का है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। जगदीश बाबू ने बोला हाँ, ठीक ठाक उत्तर दिया जगदीश बाबू ने। और क्या किया उसके बाद? बात ही बदल दी। किसने? जगदीश बाबू ने। जगदीश बाबू अब दूसरी बात करने लगे। क्या करने लगे? दूसरी बात करने में बिजी हो गए, व्यस्त कर दिए, यानी उस बात को बदल ही दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान जताने की गलत से पूछा। एहसान जताने की क्या गलत से पूछने लगा। क्या नाम है तुम्हारा लड़का? कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। कोई भी बोला नहीं। ना ही वह मदन बोला, ना ही जगदीश बाबू बोला, ना ही हेमंत ने बोला। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झोंकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल टोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी के प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। ऐसे वर्ष मदन की आंखों में सामने चित्र बनकर रह रखे थे। मदन को सारी घटना याद आने लगी थी कि उसी एक दिन उसी की तरह जगदीश बाबू कैफ़े में आते, उसका नाम पूछते हैं और दोनों में मित्रता हो जाती। और एक दिन जगदीश बाबू की तुम्हें किसी के प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है, जब चाहो तब दाजू 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 बोलते रहते हो। वो सब कुछ मदन को उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगा था। हेमंत ने आग्रह, जगदीश बाबू ने आंख उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी के साथ फूट पड़ेगा। कौन? मदन। रोने लगेगा या जोर से चिल्लाने लगेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दुहराया। क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने क्या कहा पता है? बॉय कहते हैं साहब मुझे। क्या कहते हैं? बॉय।
संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। क्या हो गया था? और अधिक सुंदर। यानी उसको जगदीश बाबू के द्वारा इतनी गहरी चोट लगी कि उसने गुस्सा निकालने की भी अहमियत न समझा और बोल दिया कि बॉय कहते हैं मुझे साफ, बस। और इस कहानी का अंत उसने ला दिया। फिर उसके बाद उसने कभी भी जगदीश बाबू के साथ न बात की न उनकी ओर देखा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। सो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।